हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी बाबा। आज हम एसएससी बाबा में डिस्क्रिप्टिव पेपर पर डिस्कशन करेंगे। जो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर एसएससी वगैरह में आते हैं, सीजीएल सीएचएसएल में जितने भी आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स आते हैं, हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसे अटेम्प्ट करना चाहिए और किस तरह का अप्रोच होना चाहिए हमें इसे अटेम्प्ट करने के पहले। ठीक है, इसमें कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये पार्ट 1 है। इसके बाद और भी दूसरे दूसरे एक्चुअल पेपर्स जो डिस्क्रिप्टिव में आरटीआई से निकाला गया है, वो एक्चुअल पेपर्स आपको शो करेंगे। ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स इन इज डिकोडेड, और ये एक्चुअली टीयर 3 में मेरे ही मार्क्स है 71 आउट ऑफ 100। ये मेरे खुद के मार्क्स है अमित। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा नॉलेज या बहुत ज़्यादा आपको इसमें इन डेप्थ बॉडी की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर ऐसे आ गया तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा बॉडी की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है, तो उन चीज़ों पर ध्यान देने से आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है। यूजुअली आपके दो क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो मार्क्स आपको मिलने वाला है, मोर और लेस वही मार्क्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी मिलेगा, चाहे आप उसे कितना भी अच्छा क्यों ना लिख लें। ठीक है, वो कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा। मैंने अभी 10-12 एसएससी के आरटीआई पेपर्स देखे हैं और मुझे सभी में ऐसे ही मिले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 30 मार्क्स मिला है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 28 टू 32 के बीच में ही कुछ मार्क्स आपको वो देंगे। ठीक है, वो 3-4 मार्क्स के गैप में ही आपको मिलने वाला है। वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओके। तो आपको उन उन चीजों पर ध्यान देना है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 पर तो सबसे पहले बहुत अच्छे से लिखें ही। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन नंबर 2 में मार्क्स आपको मिलेगा, 3-4-5 मार्क्स के डिफरेंस पर ही। ओके। तो जैसे आप देख रहे हो कि मेरे यहाँ पर 71 मार्क्स है। सो इट वाज 37 एंड 34। क्वेश्चन नंबर 1 में 37 था, क्वेश्चन नंबर 2 में 34 था। आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेंगे। ओके। बेल बटन को दबा लीजिएगा ताकि आपको जो भी डिस्क्रिप्टिव में नेक्स्ट लेकर आऊंगा उसके बारे में आपको पता चलते रहेगा। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अच्छे से पूरे एंड तक देखें। ओके। ये 71 आउट ऑफ 100 ये मेरे ही है, जो कि आरटीआई से मैंने पेपर निकाले थे, जिसका मैं आपको एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पर देने वाला हूँ। ओके। सो ये सीजीएल 2019 का पेपर है, जिसका एग्जाम 2020 में हुआ था। मेरे ही यहाँ पर सिग्नेचर आपको दिखेंगे, ये अमित मेरा नाम है। ओके। 37 मुझे फर्स्ट पेपर में मिला, 34 मुझे सेकंड पेपर में मिला, और यहाँ पर टोटल मेरे 71 मार्क्स है। सेंटर मेरा शायद इलाहाबाद था। ओके। तो हम लोग देखते हैं, मेरे इन दो पेपर्स में पहला पेपर जो था वो एसए था, और सेकंड पेपर वो प्रेसी राइटिंग। एसए में मुझे आए थे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। ओके। सो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में आपको क्या करना था, जैसा कि नाम बताता है, ये ऐसे आपको इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पूछा हुआ है। इन ये तीन वर्ड से मिलकर बना इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एंड असेसमेंट, ईआईए बोलते हैं। ठीक है। ये पेपर, ये क्वेश्चन ईआईए का था। अगर मुझे ईआईए के बारे में कुछ नहीं भी पता होगा, तो मैं इन तीनों वर्ड्स का खंडन कर दूंगा। द फर्स्ट वर्ड इज इन्वायरमेंट, सेकेंड इज इम्पैक्ट। इम्पैक्ट किसका? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। मतलब जो भी हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, जिस भी तरह की पॉल्यूशन हो रही है, उसका इम्पैक्ट किस तरह से हमारे को मिल रहा है, उसका एक असेसमेंट रिपोर्ट को हम लोग बोलेंगे ईआईए, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है। अगर आप इन्वायरमेंट इम्पैक्ट और असेसमेंट इन तीनों को भी अगर आप ऐसे में लिख दोगे, तो आपको एक अच्छी मार्क्स मिलने वाली है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन इस तरह के लिख दिए, तो इन्हें कम मार्क्स मिले। अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मार्क्स ऑन एन एवरेज मिली है। ठीक है। लेकिन वही अगर आप इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, अगर आप कीवर्ड को समझते हुए अगर लिखेंगे, तो आपकी मार्क्स ऑब्वियसली बढ़ेगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, इन्वायरमेंट इज अ प्लेस। आप इन एसेज में कुछ कुछ पॉइंट्स को देखना, जो कि मैं बिल्कुल एंड स्क्रीन में जा रहा हूँ, और एंड स्क्रीन में जाने के बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर पहले डिस्कस करने वाला हूँ। हाउ टू अप्रोच डिस्क्रिप्टिव पेपर। सबसे पहले कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे,
कोई भी कटिंग्स नहीं होनी चाहिए पेपर में, एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने इसको लिखा, इसको काटा, फिर इसके बदले यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ पेपर, ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। कटिंग पेपर में बिल्कुल नहीं होगा, जहां भी कटिंग होगा वहां आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, आप एक कटिंग कर रहे हो, मान के चलो आपके एक मार्क्स कट रहे हैं 50-50 मार्क्स का। अगर दो क्वेश्चन पूछा है, अगर आपने एक कटिंग कर दिया तो पेपर 49 मार्क्स का हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप जितनी कटिंग्स कर रहे हो, 10 कटिंग कर रहे हो, मान के चलो 10 मार्क्स आपके वो काट लेंगे। ठीक है, कटिंग नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक बॉक्स में सिर्फ एक ही लेटर होना चाहिए। ठीक है, एक बॉक्स में सिर्फ एक ही लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर का यूज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बॉक्स का बी कैपिटल में लिखा है, ठीक है, ये स्मॉल बी, BOX। ठीक है, राम गोस, RAM, राम गोस का जी शुड बी स्मॉल। अगर मैं यहाँ पर गोस का जी को कैपिटल कर दूं तो मेरे यहाँ पर मार्क्स कटेंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, ऑल मेंबर्स शुड सिट प्रॉपरली, मैंने यहाँ एम को कैपिटल में लिख दिया है, ये एम स्मॉल में होना चाहिए, कैपिटल होने के कारण एक मार्क्स आधा मार्क्स वो काट लेंगे। ठीक है, अगर आपने कटिंग 10 कटिंग कर दिया और 10 कैपिटल लेटर कर दिया तो 20 मार्क्स ऐसे ही कट गए। 50 में 20 आपको ऐसे ही कट गया, अब 30 में ही आपकी मार्किंग होने वाली है, 15-20 मार्क्स वो लोग काट देंगे। और हैंडराइटिंग तो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए, बॉक्स अच्छे खासे स्पेशियस होते हैं। अगर आपकी राइटिंग गंदी है तो आप क्लियरली लिखो। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल एकदम रगड़ कर लिख रहा है। तो आपको इन सब कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले कटिंग नहीं होनी चाहिए, एडिटिंग नहीं होना चाहिए, एक वर्ड एक ही बॉक्स में होना चाहिए, कैपिटल लेटर बीच में कहीं भी मत घुसा देना। ओके, कैपिटल लेटर्स अगर आप बीच में घुसा रहे हो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग तो होनी चाहिए। अगर आप इसका ध्यान रखे हो तो मानकर चलो कि आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज आप 25 to 30 मार्क्स, आप किसी भी तरह का बॉडी डाल दो, अगर आपने इन सब चीजों को देखा है तो ऑन एन एवरेज आपको 25 to 30 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। कि हम बिल्कुल एक मॉडरेट बॉडी भी लिखोगे तो एक पेपर में आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे, दो क्वेश्चन होंगे, आप 60 मार्क्स तो बिल्कुल आसानी से ला सकते हो एक मॉडरेट बॉडी में। अगर आपने बॉडी और बेटर कर लिया तो 35 मार्क्स एक क्वेश्चन में, और 35 ये आपको 70 मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो आपको इन इन चीजों पर ध्यान देना होगा। तो इस तरह से हम लोग आज का पेपर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैंने आपको बताया कि ये था एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। ठीक है, किस तरह से कंपनीज जो होती हैं वो किस तरह से इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती है और कैसे हमारी गवर्नमेंट उसकी एक रिपोर्ट बनाती है, वही होता है एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। और तो यहाँ पर देखो, इन्वायरमेंट के 3 वर्ड्स था, मैं पहले इन तीनों वर्ड्स को डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट को डिफाइन करना। इन्वायरमेंट इज अ प्लेस where we all living organisms live together with the non-living parameters and mother nature। तो मैंने एक इन्वायरमेंट के बारे में यहां बताया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, बेसिकली ईआईए का एक रिपोर्ट आया था तो इसलिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में पूछा है। ईआईए बेसिकली एक रिपोर्ट था। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अलोंग विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एनजीओ assesses the environment impact which are caused either by living organisms or by natural disasters। तो इस तरह से मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बात किया कि कैसे एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। ओके, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होने के कारण, और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किस तरह के हो सकते हैं, या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जैसे कंपनीज वगैरह है, जैसे मैं अगर यहाँ पर एक माइनिंग कंपनी ओपन कर दूं तो उस तरह से मैं एक इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा हूँ, या नेचुरल डिजास्टर, फ्लड आ गया वहां पर। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसको MOEFCC भी बोलते हैं, हैज पब्लिश्ड, अब इसको मैं शॉर्ट में नहीं यूज करूंगा, MOEFCC भी बोलते हैं लेकिन अवॉइड करेंगे शॉर्ट एब्रीविएशंस को यूज करना, आप अवॉइड करेंगे, आप पूरा लिखेंगे। एंड क्लाइमेट चेंज हैज पब्लिश्ड, देखो मैंने यहाँ वर्ड को यूज किया, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, क्योंकि नाम ही है, असेसमेंट का मतलब क्या है, एक रिपोर्ट होगा तभी तो असेसमेंट होगी। ठीक है, आपको वहां पर बस ब्रेन को ओपन रखना है और इन सब चीजों पर ध्यान देना है। आफ्टर ओवर 2 decades द फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज फ्रॉम 23, अगर आपको ये डेटा पता है तो आप डेटा को यूज करो, नहीं पता है तो मत यूज करो। द रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइटेड ओवर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ओवर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट के बारे में इन द माइनिंग जोन। माइनिंग जोन में जाहिर सी बात है कि आप फॉरेस्ट को कट करोगे तभी आप माइन करोगे। ठीक है, तो इस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट में ये था कि अगर आप माइनिंग, आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट मिली है, अगर 100 एकड़ की कॉन्ट्रैक्ट मिली है, आप अगर 100 एकड़ का
ट्रीज को काट रहे हो तो आप 100 एकड़ का ट्रीज कहीं और लगाओगे. Okay, which are very difficult to replenish. Environment impact assessment module or report also provides the damage done to air, land, soil, water and its impact on living beings. ठीक है, तो मैंने ये रिपोर्ट की बात की किस तरह से फॉरेस्ट कवर है. सो बेसिकली मैंने जो आपको बताया, कटिंग कटिंग नहीं होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए. ओके, आप कैपिटल लेटर इन बिटवीन में यूज नहीं करेंगे. ठीक है, तो इन जो अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो 3 पॉइंट्स प्लस बॉडी विल मेक अ गुड गुड एसे प्रेसी और लेटर. ठीक है, आप मान कर चलो कि यहां पर 20 मार्क्स ये कवर करती है और ये 30 मार्क्स करती है, या इवन आप ये बोल सकते हैं कि 25 कवर करती है. आप मेरे इस पैसेज में देखो कहीं भी कटिंग और कैपिटल लेटर वगैरह का यूज नहीं किया गया है. ठीक है, यहाँ पर कैपिटल लेटर ई इन्वायरमेंट का यूज किया गया है, शायद उन्होंने नहीं नोटिस किया और यही कारण है कि मेरे मार्क्स यहाँ पर नहीं कटे, नहीं तो वो राउंड करके वहां पर मार्क्स को काट लेते. ठीक है, इट हाईलाइटेड द वर्सनिंग ऑफ एयर इन अर्बन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स विच रिलीजेस CO2 इनटू द एनवायरनमेंट. यहाँ पर मेरे मार्क्स कटने चाहिए थे, उन्होंने नहीं देखा. फुल स्टॉप. लैंड हैज बीन पॉल्यूटेड ओइंग टू डिस्चार्ज फ्रॉम हाउसेस, इंडस्ट्री, ओवरग्रेजिंग एंड सैलिनेशन ऑफ सॉइल. Okay, full stop. Excessive concretization has led to depletion of ground level of ground water table. Okay, अगर मैं पूरी कंक्रीट अगर मैं बना दूं पूरे, मान लो कि मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली में हर जगह रोड्स बन जाए, तो रोड्स बन रहे तो क्या हो रहा है, कंक्रीट बन रही है. ओके, मैं यहाँ पर मॉल्स बना दूं, बिल्डिंग्स बना दूं, हर तरह की चीजें करूं, तो पहले क्या होता था कि जो ग्राउंड वाटर जो था वो सॉइल से परकुलेट करके नीचे चला जाता था. जो भी रेन हो रही है तो ग्राउंड पर जो पानी आ रही है वो क्या होता था, अंडरग्राउंड जाता था थ्रू सॉइल्स. अब कंक्रीट होने के कारण वो नहीं जाता है और इस तरह से फ्लड्स वगैरह आते हैं. ये एक 2009 या 10 में हेवी रेन हुई थी चेन्नई में, और उसका यही प्रॉब्लम था, एक्सेसिव कंक्रीटाइजेशन. ओके, मुंबई में भी एक्सेसिव रेन होने का यही कारण है, एक्सेसिव कंक्रीटाइजेशन है, सॉइल है ही नहीं वहां पर जिससे पानी परकोलेट होगा. अब क्या है कि रोड पर ना पानी की बिल्कुल एक फ्लड दिखती है बहते हुए. ठीक है, तो इस चीजों को मैंने अपने ऐसे में हाईलाइट किया है. Environment impact assessment led us realize that urban areas on an average has over 200 ppm. ये अगर आपको डेटा पता है तो ठीक है. इन ईयर पॉल्यूशन की मैंने बात की है कि कितने पार्ट्स पर ppm है. ठीक है, ये पार्टिकुलेट मैटर्स का है. डिस्ट्रेस्ड वाटर टेबल इज बॉटम लो लेस देन 2000 सीसीयू. सीसीयू एक यूनिट है, क्यूबिक सेंटीमीटर, एक मेजर करने का. सीसीयू एक यूनिट है कि किस तरह से हम लोग ग्राउंड वाटर टेबल को मेजर करते हैं. रिवर्स, लेक्स एंड वेल्स आर नो मोर गुड फॉर ड्रिंकिंग. क्यों? क्योंकि जो भी हम लोग कंपनीज या इंडस्ट्रीज जो भी हैं वो लोग क्या करें, डायरेक्टली वाटर को डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर्स लेक्स में. इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हैज लेट अस led to awareness among citizens that it's our fundamental duty to protect the environment. With the new report, we should focus more on awareness campaign. मैंने यहाँ पे एक हल्का सा एडिटिंग किया, आप नहीं करेंगे. Bringing a subject at school. आप सब्जेक्ट को ला सकते हो स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हो कि कैसे आप इन्वायरमेंट को पढ़ाएं को अच्छा करेंगे. यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नो मोर स्टबल बर्निंग. ये दिल्ली की जो अभी आप पॉल्यूशन वगैरह सुन रहे हो ये सब स्टबल बर्निंग के कारण होता है जो कि पंजाब और हरियाणा से आता है. डिस्चार्ज बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पेंसिंग. ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना, डिस्चार्ज को ट्रीट करना, स्टबल बर्निंग को कम करना, डिस्पेंसिंग इन वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट कटिंग को लेस करना. ठीक है, थ्रू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. देखो यहाँ पे एक्ट ये कैपिटल में ही होगा. ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का ई, पी और ए ये कैपिटल लेटर. दिस इज गुड. सोशल, मैंने यहाँ एस को कैपिटल में लिख दिया था. अब देखो स्मॉल करने के लिए मैंने क्या किया, हल्का सा ये बना दिया ताकि उसको स्मॉल लगे. सोशल फॉरेस्ट्री बी इंक्रीज्ड, ये सोशल फॉरेस्ट्री बी encouraged and many more. Thus, environment impact assessment is an important tool which let us frame the future laws and duties. एक मैंने वे फॉरवर्ड के बारे में यहाँ लिख दिया है. Future laws, okay, and duties of the citizen. Environment should not be adversely populated.
so that it becomes a hell to live. A better environment makes a human being better in mental, social, and psychological prospect. Let us hope that our ये मैंने future prospect लिखा है. Let us hope that everyone works together to make environment clean and a safe place to live for everyone. ओके, सो मैंने यहाँ डेटा का यूज किया, कहीं भी कटिंग शटिंग का यूज, कटिंग वटिंग नहीं किया है, नीट एंड क्लीन राइटिंग का यूज किया है, और इसीलिए यहाँ पे 37 मार्क्स मिला है. ओके, आप अगर और बेटर लिखोगे तो आपके मार्क्स 40 तक भी मिलेंगे. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के 40 तक भी मिले. ओके, और बहुत सारे के 15-20 भी मिले. तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, बिल्कुल आपको ना दिमाग को खुले रखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये 3 वर्ड है. इन तीनों वर्ड से इन्वायरमेंट नहीं पूछ रहा है, ये इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में पूछ रहा है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 वाज प्रेसी राइटिंग. तो प्रेसी राइटिंग को लिखने के लिए क्या करते हैं, नहीं करते हैं, उन सब चीजों पर भी आएंगे. ओके, प्रेसी राइटिंग में ये एक दिया हुआ था, और इसमें लिखा लिखा होता है राइट अ प्रेसी ऑफ फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इन अबाउट 90 वर्ड्स. ओके, आपको 90 वर्ड्स दे दिया एंड सुटेबल टाइटल. तो दो चीजें, बहुत लोगों ने सुटेबल टाइटल नहीं लगाया, 3-4 मार्क्स उनके कट गए होंगे. ठीक है, 3-4-5-10 जिस तरह का भी मन किया होगा उन्होंने मार्क्स काट लिया होगा. ये 50 मार्क्स का है. अगर आप टाइटल नहीं लगाओगे या 90 वर्ड्स में नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे. ठीक है, टाइटल के 5 से 10 मार्क्स तक कट सकते हैं. 5 से 10 मार्क्स आपके टाइटल में कट सकते हैं. 90 वर्ड्स में अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी आपके मार्क्स कट सकते हैं. 276 है, मतलब ये 90 वर्ड्स में अप्रोक्सीमेटली 1/3 आपको करके लिखना है. इस प्रेसी को 1/3 करके लिखना है. ठीक है, एक सुटेबल टाइटल लगाना है. अब देखिए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपने प्रेसी राइटिंग को. आप लोग इसको टेलीग्राम से ले सकते हैं कि मैंने क्या लिखा था. लेकिन मेरा जो टाइटल था, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकर डैश ऑडियंस, मैंने यहाँ पे जो डैश लगा दिया है, उस डैश के कारण एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और शायद यही कारण है कि मेरे इसमें 34 मार्क्स मिले. ठीक है, फर्स्ट में 37 था, सेकंड में मुझे अच्छे मिलने चाहिए थे, हो सकता था 37-40 तक मिलता. ठीक है, लेकिन मुझे उसमें सिर्फ 34 मिला है सेकंड क्वेश्चन में. ओके, क्यों? एक पहली गलती आपको यहाँ दिख रही है. अब देखो यहाँ पर स्पीकर्स नर्वसनेस गिव सेमिनार, कहीं पर भी अगर एग्जामिनर जो भी पेपर चेक कर रहे हैं अगर उनको प्रॉब्लम दिखती है वो बिल्कुल एक राउंड शेप लगा देते हैं. ठीक है, आपको यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके वो आगे बढ़े. स्पीकर्स नर्वसनेस गिविंग सेमिनार प्रेजेंटेशन. Nervousness is always a good thing. Audience thinks it's not them and flatters good signs. और इस तरह से मैंने ये लिखा है, उन्होंने बिल्कुल ये कट करते टिक करते चला गया. हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ मिस्टेक्स दिख रही होंगी, लेकिन आपको हैंडराइटिंग इतनी क्लियर रखनी है, इतनी नीट एंड क्लीन रखनी है, सो दैट कि वो आपके मार्क्स नहीं काटे. ठीक है, आप हैंडराइटिंग में देखो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग है, उसका भी फोटो कॉपी किया हुआ है. नहीं तो जो एक्चुअल था दैट वाज इन अ वेरी गुड. मैं यहाँ पे देखो ए को कैपिटल में लिख रहा था, फिर उसको स्मॉल में बनाया हूँ. ठीक है, आपको हैंडराइटिंग इतनी नीट एंड क्लीन रखी है, कहीं पर भी कैपिटल लेटर्स बीच में यूज नहीं करना है. यहाँ पर डी ड्यूरिंग फर्स्ट है, आफ्टर फुल स्टॉप ये तो कैपिटल होगा, लेकिन यहाँ पर ये क्यू कैपिटल में नहीं यूज करना है. ओके, वर्ड्स ये 91 मैंने बस अप्रोक्सीमेटली 91 था, मैंने 91 लिख दिया, और यहाँ पर मेरे 34 मार्क्स है. ओके, अब आप यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर प्रेसी राइटिंग का एक आपको लिख कर दिया है. ओके, प्रेसी राइटिंग में आप क्या क्या करते हैं, सबसे पहले कि आपको ना पैसेज का एक जिस्ट लिखना होता है. ठीक है, पैसेज का एक जिस्ट लिखना होता है छोटा सा. उसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना होता है, एक तो कि फैक्ट्स हो, कोई भी फैक्ट मिसिंग ना हो, और दूसरा डेटा. फैक्ट्स और डेटा को मिस नहीं करेंगे. आपको एक्चुअल जो भी आपको पोस्ट दिए हुए हैं उसमें अगर दिया है कि 2000 पीपल केम टू नो अबाउट दिस एंड 2000 पीपल वे लिटरेट, तो आपको ये 2000 को कहीं ना कहीं नोट करना है, बिकॉज इट इज अ डेटा. ठीक है, या 1/3 ऑफ द डेटा वर मिसिंग, तो आपको इस चीजों को लिखना है, डेटा को मिस नहीं करना है, फैक्ट्स को मिस नहीं करना है. ओके, आपको जो भी एक्चुअल पोस्ट थी उसके एब्सोल्यूट ओरिजिनल पॉइंट्स को, जो भी उसके इसेंशियल पॉइंट्स हैं, उसको अपने वर्ड्स में करके आपको नोट डाउन करना है. ओके, जो भी एक्चुअल पॉइंट्स हैं उनको आपको एक्चुअली नोट डाउन करना है. इसके जो वर्ड्स होंगे, अगर आपको 90 वर्ड्स दे दिया है तो आपको 90 वर्ड्स में करना है. अगर आपको वर्ड्स नहीं दिया
तो आपको ये ध्यान देना है कि 1/6 से लेकर 1/3 के बीच में ही कुछ वर्ड्स होने चाहिए। 1/6 तो जैसे मान लेते हैं अगर 300 वर्ड्स अगर हो, तो आप इसको अगर 1/6 अगर करेंगे तो 1/6 करने में 50 वर्ड होगा और 1/3 करने में 100 वर्ड होगा। ओके, तो आप मानकर चलो आपने 80-90 पर क्लोज करना, ठीक है, 80-90 वर्ड्स पे क्लोज करना, इसी के अप्रोक्सीमेटली आप क्लोज करेंगे। ओके, बहुत ज्यादा बड़ा बहुत ज्यादा छोटा नहीं। ओके, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट वर्ड्स होना चाहिए। अगर वर्ड्स मेंशन है तो आप वर्ड्स करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट अप सुटेबल हेडिंग, तो आप सुटेबल हेडिंग देंगे, लेकिन 99% ऑफ द केसेस में सुटेबल हेडिंग दिया जाता है। प्रेसी में एक सुटेबल हेडिंग दिया जाता है 99% ऑफ द केसेस। एसएससी बिल्कुल ही एक अलग डायरेक्शन में चलता है। तो एसएससी में आप क्वेश्चन को जरूर देखेंगे कि उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, आपको प्लेगियरिज्म नहीं करना है, आपको प्लैक्स यूज नहीं करने हैं। मतलब अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर वर 100 पीपल गोइंग टू अ सी या विजिटिंग अ प्लेस, तो आप ये नहीं बिल्कुल कॉपी कर लेंगे देयर वर 100 पीपल विजिटिंग अ प्लेस और विजिटिंग अ मैरिज सेरेमनी। आप बिल्कुल कॉपी नहीं करेंगे। डोंट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द एक्चुअल सेंटेंस। आपको आपको इन योर ओन वर्ड्स लिखना है। ठीक है, ठीक है, इन द ओरिजिनल गिवन नो एब्रीविएशन शुड बी यूज्ड। एब्रीविएशंस का यूज नहीं करना है, प्लेगियरिज्म का यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको वर्ड लिमिट का ध्यान देना है। आपको जो भी उस कॉन्टेक्स्ट, जो भी पोस्ट में इसेंशियल पॉइंट्स दिख रहे हैं, उसके पूरे फैक्ट्स एंड डेटा का यूज करना है आपके प्रेसी राइटिंग में। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक 6 पॉइंट्स बनाया है कि आपको कौन सी वो 6 पॉइंट्स हैं जिसका आपको ध्यान देना है। फर्स्ट वन इज क्लैरिटी। आपको ना क्लियर रखना है, यानी कि बिल्कुल एम्बी सेंटेंस का यूज कर देना है जिससे आपका पैसेज ही क्लियर नहीं हो रहा है। आपको अपने प्रेसी राइटिंग क्लियर रखनी है, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रखनी है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि आपका जो ओरिजिनल पोस्ट है और जो प्रेसी है, पढ़ने के बाद लगना चाहिए कि हाँ उसी ओरिजिनल का ये प्रेसी है। ठीक है, यानी कि कुछ और ही डायरेक्शन में आपको बढ़ के और एक प्रेसी राइटिंग कर देना। जो पोस्ट है वही पोस्ट को यूज करना, आपको अपनी दिमाग वहां नहीं लगानी है, अपने फैक्ट्स अपनी डेटा को यूज नहीं करना है। जो पोस्ट है वही पोस्ट को आपको छोटा करना है इन योर ओन वर्ड्स। सो इट शुड हैव अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिनल पोस्ट। करेक्टनेस रखनी है, जो भी फैक्ट और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, इसलिए आप छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज करो। ठीक है, हेवी वर्ड्स का यूज मत करो। ठीक है, सिनोनिम्स और इस तरह के इडियम्स का यूज मत करो अगर आपको नहीं है वहां पोस्ट में तो। ठीक है, आप अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज करो। फैक्ट वाइज करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, जो वहां पोस्ट में दिया वही। अगर पोस्ट में अगर फैक्ट वाइज गलत दिया है, आप वही यूज करोगे, गलत ही। पोस्ट में जो दिया है वही यूज करना है, दैट इज योर फैक्ट। ठीक है, दैट इज द ओरिजिनल डेटा यू हैव, और आपको उसी को यूज करना है। ठीक है, अगर उसमें दिया है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुई है 1991 में, तो आपको वही यूज करना है, इंडिया इंडिपेंडेंट हुई है 1991 में। ठीक है, फैक्ट वाइज मतलब जो भी आपके एक्चुअल पोस्ट है उसमें जो लिखी हुई फैक्ट्स है आपको वही यूज करना है। ओके, कोहेरेंस होनी चाहिए। कोहेरेंस का मतलब इंटरकनेक्टेड मैनर में होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि पास्ट की बातें फ्यूचर में लिख रहे हैं, फ्यूचर की बातें लाइन नंबर 1 में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इंटरकनेक्टेड मैनर में होना चाहिए। एक आपको कंप्लीटनेस होनी चाहिए। कंप्लीटनेस का मतलब कि ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स को आपको कवर करना है। और कंसाइज होना चाहिए, फ्यूएस्ट वर्ड्स पॉसिबल। और छोटी छोटी सेंटेंस, स्मॉल सेंटेंस का यूज करना, स्मॉल सेंटेंसेस बी यूज्ड। ठीक है, स्मॉल सेंटेंसेस, करेंट सेंटेंसेस, इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, फैक्ट वाइज करेक्ट होना चाहिए, 1/6 से 1/3 यूज होना चाहिए। अगर आपको वर्ड लिमिट वहां दिया हुआ है तो आप वर्ड लिमिट को यूज कर दीजिए। ठीक है, राइटिंग तो भाई सुपर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल कटिंग अगर हुआ तो आपके मार्क्स कटने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपकी राइटिंग खराब है आपके मार्क्स कटने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो प्रेसी राइटिंग यहाँ पर था, हाउ टू अप्रोच अ डिस्क्रिप्टिव। आपका यहाँ ऐसे हो, लेटर हो। लेटर के बारे में मैं फिर से आऊंगा एक और अलग पेपर लेकर। ठीक है, जिसमें 2008 2018 17 वाली पेपर होंगी, जिसमें मैं आपको लेटर वगैरह का बताऊंगा। फॉर्मल लेटर में कैसे करते हैं, इनफॉर्मल लेटर में कैसे करते हैं। अगर आपको वहां पर नाम वगैरह नहीं दिया, आप कहीं पर भी नाम यूज नहीं करोगे, इवन XYZ ABC कुछ भी यूज नहीं करोगे। ओके, आप उसको बिल्कुल ब्लैंक रखोगे। अगर अनलेस प्रोवाइडेड आप अपने एक भी डेटा फैक्ट्स का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे हो, लेटर हो, प्रेसी राइटिंग हो, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, जो भी हो, आप नहीं करेंगे। प्रेसी राइटिंग का मैंने यहाँ पे एक आपको दिया है। ठीक है, इसमें मैं आपको और आगे में और भी अलग अलग प्रेसी राइटिंग दूंगा।
ठीक है, आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि किस तरह का राइटिंग का यूज किया गया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कहीं भी कटिंग नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं एक बार आपको ऊपर से नीचे स्कैन कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से आप लोग भी अपने पेपर को करेंगे इन डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, इन डिस्क्रिप्टिव में एब्रिविएशन वगैरह का यूज मत करना। डिस्क्रिप्टिव पेपर में और भी अलग अलग चीजें मैं लेकर आऊंगा। दिस इज जस्ट एपिसोड 1। ओके, so catch you guys later. Thank you, bye bye. Please do like, share and subscribe the page. Okay, bye.